हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निशुल्क कराई जा रही है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक और सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक और मॉक टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम है आपका जस्ट एक दिन बाद ही है, यानी कि कल आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है 23 तारीख को। और जिसका भी 23 तारीख को एग्जाम है उनके लिए अभी से ही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ऑल द बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी है। अपने आप को एकदम स्थिर रखना है एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से अपना जो अटेम्प्ट है वो, देखिए आपका केवल काम है अटेम्प्ट करना। आप अटेम्प्ट करिए, जितनी आपने तैयारी की होगी आप उतना अटेम्प्ट करके आएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप होपलेस हो जाएंगे एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पे जाके आप टाइम से नहीं पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे, तो उसमें जो है समस्या आपको ही होने वाली है। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, 2 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है जो आधार की बायोमेट्रिक है वो उसमें एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आ रहा है कि अगर ई केवाईसी होनी है तो आपको सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना है। अगर आपका आधार लिंक है, आपने आधार कार्ड अप्लाई करते समय अपना अटैच किया था नंबर अपना, तो वो आपका ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो गई होगी। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कराया था एप्लीकेशन के टाइम पे, तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंचना है। उसका नोटिस भी आया हुआ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना। इससे पहले हमने 11 मॉक टेस्ट अपने और सोल्व करे हुए हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं हूं विवेक, आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक और सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। मतलब जो प्रश्न संख्या 1 और 2 है हमारा, वो सेम पैटर्न पे है। ये यही तो कह रहा है कि 1 और 2 में निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या को चुनिए। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, फ्लोअर, और फ्लोअर को उसने क्या लिखा है, REWOLF। तो उसी तरीके से हमसे पूछा है फ्रूट को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो फ्लोअर के सारे लेटर इसमें हैं। F यहाँ पहले पे आ रहा है, यहाँ लास्ट में है। L सेकंड पे है, यहाँ सेकंड पे है। O लास्ट से थर्ड पे है। W लास्ट से फोर्थ पे। E और R, मतलब उसने क्या कर दिया, शब्दों को इंटरचेंज कर दिया कि फर्स्ट वाले को लास्ट पे पहुंचा दिया और लास्ट वाले को फर्स्ट पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे हम भी ऐसे ही कर देंगे कि हमारा जो फ्रूट्स है उसे हम, या तो आप इधर से लिखना शुरू कर दो या राइट से लिखना शुरू कर दो। कैसे कि ये FRUIT और S, तो ये बनेगा हमारा STIURF। अब देखते हैं STIURF कौन से में हमारा, FRUITS। तो STIURF, सॉरी, STIURF, देखो ये रहा हमारा STIURF। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है STIURF। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार 9 50 से संबंधित है उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है। अब देखिए 9 को 50 बनाना है, कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। 9 की गुना अगर मैं 5 में करूँ तो ये 50 के पास पहुंच जाएगा, 9 पंजे 45, और मैं 5 ही जोड़ देता हूं तो इसमें 50 आ रहा है। अब देखते हैं कोई नंबर ऐसा है, 20 पंजे 100 +5 हो रहा है, बिल्कुल देखो 20 × 5 बराबर कितना होता है, 100। और 100 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 100। भाई पिछले में भी तो 5 जोड़ा था हमने, तो मेरा जो नंबर आ रहा है वो 105 ही आ रहा है, ठीक है। क्या और कोई ऐसा है, 22 पंजे तो खुद ही 110 होते हैं, 18 पंजे 90 होते हैं, तो यहाँ तो 190 है, और 15 पंजे 75 होते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या बनेगा, वो पहला ही बनेगा कि गुना 5 + 5, गुना 5 + 5। तो 20 पंजे 100 और 5 जोड़ देंगे, 105 मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है मेरा, 105। ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या को चुनिए। अब देखिए हमें इन चारों में से क्या ढूंढना है, विषम को ढूंढना है। अब ऑप्शन क्या क्या है, 240, 304, 272, 210। तो देखो यहाँ पे सारी की सारी संख्याएं सम हैं,
तो सम और विषम का चक्कर तो पड़ेगा नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भाज्य अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं सम हैं, और आपको पता है दो के अलावा सारी सम संख्याएं अभाज्य भाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई और नंबर है क्या कुछ ऐसा। क्या 5 से डिविजिबल हैं सारे? 5 से सारे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 और 2 जो है ये आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए 240 है मेरे पास, 304 है, 272 है और 210 है। मैंने आपको बताया जब भी आपको विषम ढूंढना होता है तो तीन एक जगह चलने चाहिए और चौथा अलग चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक देखा दूसरा देखा और आंसर लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सम विषम का चक्कर नहीं है, भाज्य अभाज्य का चक्कर नहीं है। 4 से डिवाइड करके देखें, 4 छिंग 24, जीरो बच रहा है, कट गया मतलब भाई 4 से 60 बार कट रहा है। 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, ये भी 4 से कट रहा है। 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, ये भी कट रहा है। 4 पंजे 20, एक बचा, 4 दूनी 8, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं देखूं भाई 4 की विभाजकता वैसे भी क्या कहती है कि आखिरी के दो अंक कटने चाहिए, तो 4 धाई 40, 4 एकम 4, 18 चौक 72, 4 दूनी 8। तो मेरा आंसर देखो यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे जो मेरा डी वाला ऑप्शन है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सारे जो हैं 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो आंसर क्या होगा मेरा? 210। तो यहाँ पे विषम शब्द जो है मेरा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा 210। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब ए से एम तक का जो पार्ट होता है उसे कैसे लिखा जा रहा है? एम से ए तक लिखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि एम पहले पे आएगा, ए बाद में आएगा। तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, मतलब ये आगे जो है वो एन से लेके जेड तक है। तो इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वां, आपको पता है जब लेफ्ट लेफ्ट आता है तो माइनस करते हैं, जब राइट राइट आता है तो भी माइनस करते हैं, और एक लेफ्ट एक राइट हो तो प्लस करेंगे, एक राइट हो और एक लेफ्ट हो तो भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट है, क्योंकि देखो यार दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वां, और 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। अब मुझे दाएं से 18वां अक्षर चाहिए। आपको पता है 13 तो यहाँ तक आ गए, अब 5 और चाहिए, तो ए बी सी डी, तो पांचवा अक्षर क्या होगा? पांचवा अक्षर हो जाएगा मेरा ए बी सी डी ई। दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो 7 और 11 18 होते हैं, तो 13 5 18, ई आना चाहिए आंसर तो हमारा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, पहले मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूं इसे सारे को। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला, अगर मैं देखो प्रथम अर्धांश क्या होता है हमारा? ए से लेके एम तक। अब ये लिखा कैसे जाएगा? ये इधर से तो लिखा जाएगा भाई, सीधा सीधा तो यही है। ए यहाँ पे आएगा हमारा, फिर बी सी डी ई एफ, अच्छा 11 और 7 18। हाँ तो ठीक था फिर भी हमारा। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बन गया हमारा पूरा वर्णमाला। अब कह रहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वां, तो इसके भी बाएं 11वां लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 पे ई तो आएगा, तो ई हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस डी ऑप्शन को क्या बना लेते हैं, ई बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो यही करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब दो व्यक्ति हैं जो आपके एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि साहिद और रोहित एक ही स्थान से, मान लो वो दोनों यहां पे खड़े हैं, एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद साहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, मान लेते हैं वो इधर से इधर चलना शुरू कर रहे हैं, तो ये वो 1 किलोमीटर चला, यहां आ गया, और ये कौन है कि 1 किलोमीटर के बाद साहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, तो मैंने मान लिया ये साहिद इधर जा रहा है और रोहित इधर जा रहा है, तो ये भी 1 किलोमीटर चलेगा। ये कौन जा रहा है, रोहित इधर जा रहा है, ठीक है। साहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। अब देखो, ये साहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, तो ये बाएं मुड़ेगा तो ये इधर को चलेगा 1 किलोमीटर के बाद, यहां चला। अब एक ये कितना हो गया, 2। ये दाएं मुड़ेगा तो दाया किधर आएगा इसका, इधर ही आएगा, तो ये भी 1 चलेगा। तो इनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर तो नहीं है, तो यानी कि पहला आंसर तो नहीं है। वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। अब देखते हैं, दोबारा से चेक करना पड़ेगा अब हमें। चलो, 1-1 किलोमीटर तो ये सेम ही है। अच्छा, ये तो सेम ही रहेगा, पर इसमें हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, कोई बात नहीं। चलिए, 1 किलोमीटर चला, ये इधर को चला, ये इधर को चला। अब कह रहा है कि प्रत्येक के 3 किलोमीटर चलने, तो 2 तो चल गए। अब ये फिर बाएं मुड़ेगा, तो जब ये बाएं मुड़ेगा तो ये वापस इस बिंदु पे आएगा, और ये दाएं मुड़ेगा तो ये वापस इस बिंदु पे आएगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चलने के लेने के बाद मिलते हैं। तो देखो, फिर से मिल गए वो, तो आंसर क्या होगा हमारा, देखो 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, 3-3 किलोमीटर भी चल गए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मिलते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 किलोमीटर में मिल गए। वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द डेकोंगेस्ट के दूसरे, चौथे, आठवें और नौवें, तो दूसरा कौन सा है इसका। देखो, सबसे पहले मैं अपने अक्षर निकालता हूँ इसमें से। कह रहा है दूसरे, चौथे, आठवें और नौवें, तो दूसरा, चौथा, आठवां और नौवां, यही तो बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो मेरे शब्द कौन कौन से आए, ई आया, ओ आ गया, एस आ गया और टी आ गया। अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो, ई ओ एस टी से मिलके कोई शब्द बनेगा, चेक करते हैं। टी ओ एस टी ओ ई एस टी ओ एस टी ओ ई एस, कोई शब्द नहीं बनेगा। देखो, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कोई शब्द इससे नहीं बनेगा, तो मेरा आंसर तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपको कोई लग रहा है कि हाँ भी कोई शब्द बन जाना चाहिए, तो आप उसका ऑप्शन मतलब कमेंट कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल आपका वेलकम है उसके लिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे टी ओ ई एस से या ई ओ एस टी से कोई शब्द नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अच्छा, निर्देश है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए कि दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चनों का सेट मुझे एक साथ दिया हुआ है। तो चलिए सोल्व करके देखते हैं। पहले कह रहा है डी एन की पुत्री है। डी जो है वो बेटी है किसकी? एन की। चलिए ये हो गया। ई एन की पत्नी है, यानी कि ये पति होगा, और इसकी पत्नी कौन है? ई। पत्नी है तो माइनस लगा देंगे। जी डी की बहन है, तो डी की बहन कौन है? जी। सी का विवाह जी के साथ हुआ है। चलिए सी का विवाह, यानी कि ये हो गया इनका दामाद, तो ये प्लस होगा। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई पुत्र नहीं है, मतलब दोनों बेटियां ही हैं। के ई की माता है, के माता है ई की, तो चलिए के यहां आ जाएगा। क्यों सी की एकमात्र पुत्री है, तो ये इनकी बेटी है। चलिए क्यों सी की एकमात्र पुत्री है, पूछा क्या है हमसे? क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है? क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है पुत्री, कजिन, भतीजी, भाभी। तो देखिए आपको पता है कि भाई जी और डी जो है वो बहनें हैं, और अगर बहनें हैं तो बहन की क्या लगेगी? ये भतीजी या भांजी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो भांजी वाली कंडीशन आती है, क्योंकि बहन के जो बच्चे होते हैं वो भांजे भांजी लगते हैं, ठीक है, मौसी भांजी, मामा भांजी, तो ये भांजी वाला होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में भतीजी है, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी में चाहे भांजी हो या भतीजी हो, दोनों को क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। तो यहाँ दोनों के लिए एक ही शब्द यूज होगा, तो इसके इंग्लिश ऑप्शन जो होंगे वहां नीस लिखा होगा, तो आप उससे भी करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पुत्री आंसर नहीं होगा, कजिन आंसर नहीं होगा, भाभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है क्यों डी से किस प्रकार संबंध, मतलब ये जो डी है ये क्यों को क्या कह के बुलाएगा, ठीक है, तो ये क्या कहेगा? भांजी या भतीजी कहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पे ही है। पहले हम बना लेते हैं, देखो इसे। के है, एन ई है, डी जी सी है, क्यों है। चलिए देखते हैं कोशिश करके। सबसे पहले के है, यहाँ पे माता किसकी? ई की। ई पत्नी है एन की, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है हमारा। और एन के बच्चे हैं 2, डी और जी, और जी का विवाह हुआ है सी से, और इनका एक बच्चा है जो कि पुत्री है। चलिए क्वेश्चन, क्यों सी की एकमात्र पुत्री है, ठीक है ना, तो जी की भी पुत्री होगी। एन के से किस प्रकार संबंधित है? एन के से, मतलब जो के है वो एन को क्या कहेगा? अब आपको पता है कि जो बेटी का हस्बैंड होता है वो क्या लगता है? दामाद लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर, जो कि कितना है? दामाद है। तो उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार वीडियो का लिंक उठा के आपको क्या करना है? शेयर करना है। और उम्मीद करूंगा आपकी जो यूपी पुलिस की तैयारी है वो अब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। अब आपको 23 तारीख को एग्जाम देने जाना है, 23, 24 और 25, ये 3 डेट तो फिक्स हैं। उसके बाद आपकी 30 और 31 को एग्जाम होना है। अगर सकुशल आपके एग्जाम हो जाते हैं 23, 24, 25 के, तो ये 30, 31 वालों का नंबर आ सकता है, नहीं तो हो सकता है 30, 31 वालों का नंबर ही ना आए, एग्जाम देने का मौका ही ना मिले। जैसे पिछली बार तो 2 दिन एग्जाम था तो हो गया था एग्जाम, लेकिन इस बार तो लंबा चलेगा, तो लंबा चलेगा तो भाई दुआ करो कि सकुशल एग्जाम आपका हो जाए। वैसे तो इस बार सख्ताई बहुत है, और आपको किसी के झांसे में नहीं आना है कि अगर आपको कोई कहे कि 20,000 में पेपर मिल जाएगा, 50,000 में पेपर मिल जाएगा। इस बार सरकार की सख्ती बनी हुई है पूरी तरीके से, और उनकी निगरानी जो है पूरी जोर से है। इस बार उनकी भी यही है कि भाई दोबारा से ऐसा काम ना हो जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि इसमें सरकार की भी बदनामी होती है, और प्लस आपकी जो पोस्ट है वो भी सरकार की बढ़ जाती है, क्योंकि आप तो दोबारा से फीस दोगे नहीं। आपका एग्जाम अगर कराना है तो वो उन्हीं पैसों में कराना होगा जो उन्होंने पिछली बार आपसे लिए थे। अब वो 2 बार में एग्जाम हो, 3 बार में हो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए कोशिश है सरकार की इस बार
कि फेयर आपका एग्जाम हो जाए, और हमारी भी दुआ यही है कि कोई ऐसी न्यूज ना आए जिससे बच्चों के फिर से परेशानी झेलनी पड़े बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब देखिए हमें बताना है कि भाई जो हमारे ये नंबर हैं इनका क्रम क्या होगा। तो इनका क्रम हमारा सिंपल है कि आपको पता है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संपादक और विक्रेता। आपको पता है देखिए यहाँ पे एक किताब की बात चल रही है, क्योंकि ये सारे काम जो होंगे वो एक किताब से रिलेटेड होंगे। अब किताब का सबसे पहले क्या होगा, लेखक होगा। तो यानी कि पहला जो नंबर आएगा वो मेरा 3 का आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं 3 वाले ऑप्शन क्या क्या हैं। देखो बी में 3 है और सी में 3 है, ए में 2 है और डी में भी 2 है। 2 पे क्या है, प्रकाशक। तो देखो जब तक लेखक ही नहीं होगा तब तक प्रकाशक क्या करेगा। मतलब अब मेरे को एक चीज कंफर्म हो गई है कि या तो मेरा आंसर बी वाला ऑप्शन है या सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब लेखक के बाद क्या आएगा, लेखक के बाद नंबर आएगा आपका किसका, लेखक के बाद नंबर आएगा आपका, देखो दोनों में ही क्या है, 4 है। तो यहां से एक बात पता चल गई कि दूसरे नंबर पे आएगा आपका संपादक, ठीक है। लेखक हो गया, संपादक हो गया। अब तीसरा नंबर किसका है, देखो ऑप्शन अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब 1 पे क्या है, मुद्रक, और 2 पे क्या है, प्रकाशक। देखिए आपको पता है कि जो लेखक होगा वो किससे बात करेगा, संपादक, एडिटर बोलते हैं इसे हम। एडिटर किससे बात करेगा, प्रकाशक से। और मुद्रण, मुद्रण का कार्य तो सबसे लास्ट का होता है कि जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब उसकी प्रिंटिंग होगी। मुद्रक का मतलब क्या है, प्रिंटिंग कराना। तो ये तो बात का है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा सेलर यानी कि विक्रेता। यानी कि मेरा जो नंबर बनना चाहिए वो 3, 4, 2, 1 और 5 बनना चाहिए। 2, 1 और 5, ऐसा कोई ऑप्शन है। आप कहोगे कि हमें 2 ही तो देखने हैं, या तो बी या सी। 3, 4, 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 तो है नहीं, 2, 1, 5 है, तो ये खत्म। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे मेरा राइट आंसर। 3, 4, 2, 1, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आशा बराबर है 29 के तो विनय भूषण बराबर किसके होगा। अब देखो आशा, अगर मैं इसको डिफाइन करूं थोड़ा सा, आपको पता है नंबर कोडिंग की बात कर रहा है। और नंबर कोडिंग में अगर मैं आशा के नंबर लिखता हूं तो ये 1, ये कितना, ये 19, ये 8 और ये 1, इसी तरीके से बनेगा। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है विनय भूषण का। चलिए देखते हैं विनय भूषण क्या कह रहा है। अगर हम इन्हें जोड़ लें तो 19 और 1 20 और 8 28 और 1 29 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो कि इन सब का जो योग है वो कितना है, 19 और 1 20, 20 और 9 29। तो हमें विनय भूषण का बनाना है, VINAYBHUSHAN। अब वी कितने पे आता है, 22 पे, अलग लिख लेते हैं हम। आई कितने पे आता है, 9 पे। एन कितने पे आता है, 14 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। ये 25, बी यानी कि 2, एच 8, यू 21, एस 19, एच 8, ए 1 और एन 14। जोड़ लें एक बार, 22 और 9 31, 31 10 41, 4 45, 46, 4 50, 60 70 71 72 73 73 7 80 और 81, 101 और 1 102, 102 और 20, 121, 121 और 8 129, 30, 140, 144। तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है मेरा, टोटल आ रहा है 144। तो ऑप्शन है 211, 200, 144, 180। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 144। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मनी की आयु प्रभु से दुगनी है, यानी कि दो लोग हैं, मनी और प्रभु। चलिए रेशो बना लेते हैं हम, मनी रेशो प्रभु। तो मनी की आयु जो है प्रभु से दुगनी है, तो अगर प्रभु 1 के अनुपात में है तो मनी कितने के होगा, 2 के। रमोना की आयु प्रभु से आधी है। अब देखो अगर रेशो बनाएंगे तो ये 0.5 आएगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे 2 बना लेता हूँ, इसे बना लेता हूँ 4, और रमोना जो है वो है 1 की। यदि मनी 60 वर्ष का है तो देखो मनी का अनुपात कितना आ रहा है, 4, 4 की वैल्यू कितनी है, 60, कितने गुना है, 15। तो रमोना की आयु बताइए, तो 1 की भाई 4 से अगर मैं 60 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 15। तो 1 का कितना गुना होगा, ये 15 गुना होगा, तो आंसर कितना आएगा, 15 वर्ष। तो रमोना की जो आयु है वो कितनी है आपकी, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और पूर्व धारणाओं का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैधानिक चेतावनी। देखिए आपको पता है जब भी पूर्व धारणाओं में आपको एडवर्टीजमेंट दिखे, तो एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, थोड़ी या चेतावनी दिखे तो वो कहीं ना कहीं सही होती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि पूर्व धारणाएं क्या होंगी। तो कथन क्या है हमारा, देखिए कथन को हमेशा आपको सही मानना है। कथन क्या दे रखा है मुझे, कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैधानिक चेतावनी। ठीक है, मतलब कोई विज्ञापन है या कोई इंफॉर्मेशन है या वार्निंग है कि भाई सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। पूर्व धारणाएं क्या हो सकती हैं, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे हमें सिगरेट पीने के नुकसान दिखा रखे हैं, फायदों से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसके पीछे कोई ये नहीं होगा कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो यहाँ हमसे सिगरेट नहीं पीने की बात तो की गई है, लेकिन स्वास्थ्य में वृद्धि की बात थोड़ी की गई है, और उसने बताया कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो पहला खत्म। वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। देखिए वास्तव में अगर इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं होती तो इस चेतावनी को देते ही क्यों। तो कथन तो जब भी बनता है ना, जब हमें कोई पूर्व धारणा उसके पीछे रही होगी, जब चेतावनी देने की जरूरत समझी होगी तभी तो वो चेतावनी दी गई है। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर हो जाएगा कि न तो पूर्व धारणा 1 और न ही पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कथन और पूर्व धारणाओं का है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। मतलब कोई टीवी शो आता है XYZ और वो कह रहा है वो आपकी सर्वोत्तम पसंद है। पूर्व धारणाएं क्या हो सकती हैं, उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। तो ऐसा तो है नहीं, देखिए अगर टीवी कार्यक्रम आ रहे हैं तो वो लोग एक ही थोड़ी ना देखेंगे, वो तो चीजें बदल बदल के देखते हैं। लोग जो XYZ टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि वे किसे सर्वोत्तम मानते हैं। तो देखो यहाँ पे लोगों की बात ही नहीं की गई, वो कह रहा है कि XYZ टीवी देखिए और आपकी सर्वोत्तम पसंद है। तो यहाँ भी जो मेरी दोनों पूर्व धारणाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो आंसर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, कि भाई दोनों ही क्या है आपकी अंतर्निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो। देखिए अगर रविवार है तो रविवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, पहले तो ये बताओ सबसे पहले। भाई अगर मैं कह दूं कि आज संडे है तो इससे 1 2 3 3 दिन पहले ये सैटरडे होगा, ये फ्राइडे होगा, और ये कौन सा होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि किसी माह की 10वीं तिथि यानी कि 10th ऑफ डेट को क्या है, थर्सडे है, रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है,
तो दूसरी तिथि किस दिन होगी, मतलब मुझे 10 तारीख को बता रखा है और मुझे 2 तारीख का पूछा है उसी उसी महीने। देखो अगर 10 को थर्सडे है तो 3 को भी क्या होगा, क्योंकि आपको पता है +7 करके रिपीट होता है, तो 3 को भी क्या होगा, थर्सडे होगा। और हमसे 2 को पूछा है तो थर्सडे से 1 कम कर लो, आंसर क्या आएगा मेरा, वेडनेसडे आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा बुधवार, जो कि है वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में हमें क्या दे रखा है, 7, 25, 61, 121 और क्वेश्चन मार्क। चलिए लगाइए दिमाग थोड़ा सा। कि भाई 7 से 25, 25 से 61, 61 से 121, 121 से क्वेश्चन मार्क। और राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, देखिए सोल्व करके देखते हैं सबसे पहले हम इसे। कि सबसे पहले मुझे दिया है 7, फिर दिया है 25, फिर मुझे दिया है 61 और फिर मुझे दिया है 121 और नेक्स्ट मुझसे पूछा है 7 से 25 पे जाना है। देखो 25 से फिर डबल ही हो रहा है, तो अगर मैं वैसे ही देखूं इसे, कितना प्लस हो रहा है, ये हो रहा है मेरा 17, 18, 19, 20, 18। चलिए यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 25 दूनी 50, 36 प्लस हो रहा है, यानी कि डबल प्लस हो रहा है इसका। देखो भाई 25 और 30, 55, 5, 60, 61, ये कितना है 39, 40, 50, 60। और यहाँ कितना है ये पता नहीं। यहाँ कितना है, यहाँ पे मुझे नहीं पता। दोबारा डिफरेंस लेते हैं, ये कितना आ रहा है 18, 36, 4, 40, 50, 60, यानी कि 24 है। यहाँ कितना है पता नहीं, लेकिन यहाँ कितना 6, यहाँ भी अब 6 ही आएगा। तो ये कितना है 30 और ये कितना हो जाएगा 90, और 90 और 121 कितना हो जाएगा, 121 में अगर मैं 90 प्लस करता हूँ तो ये 1, 9 और 2 11 का 1, 1 और 1 2। तो मेरा आंसर जो बनना चाहिए वो 211 बनना चाहिए। ऑप्शन है, बिल्कुल है 211, 210, 211, 212 और 209। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए डिफरेंस ऐसी चीज है आपका कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं जाके तो ये डिफरेंस जो है वो मैच हो ही जाएगा। तो यहाँ देखो अगर यहाँ 6 है और जब तीसरे डिफरेंस पे आते हैं ना, तो 99% जो डिफरेंस आता है वो कॉमन आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 99% जो आपका डिफरेंस होगा, अगर आप इसे बढ़ाओगे भी तो आपका आंसर नहीं मैच होगा, ध्यान रखना। तीसरे डिफरेंस में तो आपका जो आंसर है वो कॉमन आने लगता है, मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन आने लगता है। तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 211 हो जाएगा। देखिए अब हम प्लस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है देखो 24, 18 से 24 हुए, 24 से 6 करेंगे 30 हो जाएगा। ये देखो 36 और 24 60 हुआ था, तो 60 और 30 करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 को 121 में जोड़ेंगे तो 211 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज में दिया हुआ है। क्या है हमारा, ZYWVUSRQO क्वेश्चन मार्क GIG। अब देखिए बीच में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखो Z से V, आपको पता है -4 करके आएगा, क्यों, WX, भाई V से अगर मैं जाऊंगा आगे WXYZ आएगा, V से R, HTUV -4 हो रहा है, तो ये भी क्या आया होगा, यानी कि मेरा जो पहला लेटर है वो 18 में से 4 घटा के 14, यानी कि N से शुरू हो रहा होगा। अब देखो ना तो ये N से शुरू हो रहा है ना ये N से शुरू हो रहा है, N से ये शुरू हो रहा है ये शुरू हो रहा है। चलिए Y से U, VWXY, ये भी -4 है, तो ये भी -4, क्यों, RSTU बिल्कुल -4 है भी।
तो ये भी क्या होगा, 17 में से 4 घटाएंगे 11 आएगा, तो n के बाद k आएगा, सॉरी q है ना, q में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 17 में से 4 घटाएंगे 13 बचेगा, और 13 पे क्या आएगा, m आएगा। अब देखो यहाँ क्या है, l है, तो ये भी खत्म हो गया, बचा क्या मेरा, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा कौन सा आएगा, k आ जाएगा। तो NMK हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट पैटर्न होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राइंगल बेस्ड। ट्राइंगल बेस्ड में हमें बताने कितने त्रिभुज हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ऑप्शन है 9, 16, 13, 15। तो आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं आपसे कहूं, इसका आंसर होना चाहिए हमारा 9, 2, 11, 12, 13, 15 होना चाहिए। चलिए और चेक करते हैं एक बार हम, क्योंकि आसान ही क्वेश्चन है, सिंपल हमसे नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछे। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर मेरे सामने एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है और इसके अंदर मैं एक छोटा त्रिभुज और बना दूं, ठीक है, ये आज मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा रहा था अपने। तो अगर मैं एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक क्या बना देता हूँ, छोटा त्रिभुज बनाता हूँ, तो मेरा बड़ा त्रिभुज 4 छोटे त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है, और +1 एक बड़ा त्रिभुज, यानी कि संख्या कितनी आती है, 5। अब मैंने एक त्रिभुज बनाया था तो 4 में हुआ। अब सपोज करो मैं थोड़ा सा इसे लेंदी कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा इसे इस तरीके से, और फिर मैं इसमें एक त्रिभुज ऐसे बनाता हूँ और एक त्रिभुज ऐसे बनाता हूँ। तो यहाँ मैंने बड़े त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बनाए हैं, एक ये और एक ये, दो बनाए हैं। तो एक अंदर वाला त्रिभुज 4 में डिवाइड करता है, तो दो कितने में करेंगे, 8 में, और +1। तो यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो मेरा ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, इसके अंदर दो छोटे त्रिभुज हैं, ये रहे, ये है कि नहीं। आपको पता है कि भाई दो त्रिभुज हैं अगर, तो ये 4 × 2 यानी कि 8 और +1, 9 त्रिभुजों में तो ये ब्रेक हो गया था। लेकिन हुआ क्या है, मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। 9 त्रिभुजों के बाद इसका एक कंसेप्ट और आता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर एक त्रिभुज में इस तरीके से मैं बीच में एक लाइन खींचता हूं, तो मेरे एक त्रिभुज 3 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। कैसे, 1, 2 और एक ये बड़े वाला। तो बड़े वाले को तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं छोटे वाले संख्याओं में। अब बचे कितने, 1, 2, यहां भी कितने, 1, 2, यहां भी कितने, 1, 2, तो 2, 4 और 6, तो ये 9 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 15। मैंने पहले ही कहा था कि इसका आंसर जो है वो 15 होना चाहिए। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि है 15। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर सपोज करो एक की जगह कितनी लाइनें होती, 2 होती, 3 होती, तो मैं उतने ही नंबर डालूंगा, 1, 2, 3। चलो इसे एक ही मान लेते हैं अब हम। तो जैसे 1, 2, 3 हुआ, तो 3 + 1 + 2 + 3 करके मैं त्रिभुजों की संख्या निकाल दूंगा, कितनी आएगी, 6। जैसे मान लो आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है कुछ इस तरीके से, और इसमें फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नंबर लाइन खींची हुई है। अब आप देखिए पिछले जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 2024 में ही, इसमें एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इस टाइप से ही उसने बनाया हुआ था, और उसमें आपसे पूछा गया था कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। आप क्या करोगे, देखो नंबर डालेंगे अब यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर आ जाएंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको क्या करना है, बस इन सब का सम कर देना है। तो 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं हमारे, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी है, 21 है, ठीक है, इस वाले में। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पासे से दिया है, हमसे पूछा है कि डी के सामने कौन सा अक्षर होगा। देखो आपको पासे का मैंने पूरा टॉपिक करा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डी के विपरीत अगर आपको बताना है तो आपको सी और ई को हटाना पड़ेगा। ठीक है, डी को अगर आपको पता है, आपने दो सरफेस कॉमन वाली कंडीशन पढ़ी होगी। अब देखो डी के विपरीत बताना है मुझे, क्योंकि डी के सामने डी के विपरीत होगा। आपको पता है यहाँ सी और ई है, और देखो यहाँ भी सी और ई है, तो बचा क्या, डी के विपरीत आ जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे अलग से भी कर सकते थे, कैसे कि सी डी ई, सी डी बी। अब देखो सी और डी यहाँ है तो ई और बी विपरीत आएंगे, ई और बी। आपको पता है डी और ए विपरीत आ गए, तो बचा क्या अब, ए बी सी डी ई एफ होता है, तो एफ और कौन बचा, ए बी सी, एफ और सी विपरीत हो जाएंगे। तो ये हमारे इस तरीके से 6 के 6 विपरीत निकल के आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे, अगर आप निकालने ही है क्वेश्चन, तो आप ऐसे दो नंबर उठाओ जिनमें एक ही कॉमन हो। जैसे सी बी ए, यहाँ भी दो आ रहे हैं, सी और ए है, ई और बी है। देखो ई और बी आ रहा है ना यहाँ पे, देखो सी और ए इसमें भी है, और सी और ए इसमें भी है, बचा क्या, ई और बी। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, देखो ये रहे पहली। इस तरीके से हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम देखें डी सी ई है, तो यहाँ पे पहले और तीसरे, थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। अगर मुझे ये क्वेश्चन सोल्व ही करना होता तो मैं पहले और तीसरे त्रिभुज से करता। ठीक है, त्रिभुज से करूँ, पासे से, किस किस से, पहले और, क्योंकि डी सी ई और बी ए सी, तो पहले और तीसरे पासे से करता मैं इसे। अब कॉमन से हम क्या करते हैं, कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो सी कॉमन है भाई, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सी ई डी लिख लेता मैं इसे, सी ई डी। उसके बाद सी बी ए, कि सी बी ए। ठीक है, ये सब एक दूसरे के विपरीत वाले आ गए। अब देखो ए के विपरीत डी है, देखो मैंने पहले ही बताया था ए के विपरीत डी है। अब सी के विपरीत सी तो होगा नहीं, तो बचा हुआ कौन है, बचा हुआ है आपका एफ। तो सी के विपरीत में कौन आएगा, एफ आ जाएगा। तो इसलिए हिडन नंबर जो होता है वो उसी के विपरीत होता है जो कॉमन होते हैं। ई और बी विपरीत हैं एक दूसरे के, तो देखो ये रहे ई और बी विपरीत। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा मेरा, किसके पूछा था, डी के, डी के विपरीत क्या आएगा, ए। यहाँ पे तो आंसर क्या है हमारा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक आकृति दी गई है, उस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए जल प्रतिबिंब आपको पता है, जल प्रतिबिंब में ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर दिखाई देती है। तो जब हम जल प्रतिबिंब देखेंगे तो आप इस आकृति में अगर एक वृत्त बना हुआ है, देखो ये वाला, ये एक रोशनदान टाइप का बना हुआ है, क्योंकि ये घर है, और ये जब नीचे जाएगा तो ये नीचे की तरफ दिखेगा, तो ना तो मेरा ये आंसर होगा ना ये होगा। तो दो ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए। अब सी और डी को देखते हैं हम। देखो आपको पता है कि इस रोशनदान हो गया, अब और क्या चीज है, अगर हम देखें तो देखो इसमें इस वाले ऑप्शन में हमें ये दो लाइन दिख रही हैं, जबकि हमारे पूरे घर में कहीं भी दो लाइनें हैं नहीं। तो यानी कि ये डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या बचेगा मेरा, सी वाला हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। और वैसे भी देखो दूसरी, चलो अगर हम लाइन को भी ना देखें तो यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे कि जब आप इसे पलटोगे तो ये जो विंडो टाइप में दिख रहा है यहाँ पे, ये इसी साइड में पलट के आएगा, जबकि इसने क्या कर दिया, इसने दूसरी साइड में दिखा दिया। ये इसने लेफ्ट की चीज राइट में पहुंचा दी, जबकि जल प्रतिबिंब में टॉप की चीज बॉटम में पहुंचती है और बॉटम की चीज टॉप में पहुंच जाती है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें पास से कही दिया गया है और पूछा है कि विकल्पों में से वह बॉक्स चुने जो आकृति एक्स में, यानी कि ये वाली जो आकृति है हमारी, ये वाली दिखाई गई सीट को मोड़कर बनाया जाता है। देखिए जब भी आपको आपके सामने ओपन डाइस वाला क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, आपको सिंपल
अल्टरनेट चल के विपरीत निकाल लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं सी के विपरीत क्या आएगा, सी के विपरीत आ जाएगा ई। तो यहां मैं लिख लेता हूं ई और सी एक दूसरे के विपरीत हैं, बी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं, बचा क्या ए और डी। तो ए और डी एक दूसरे के विपरीत हैं। अब होता क्या है कि जब कोई पासा बंद किया जाएगा तो दो विपरीत सतह कभी भी सामने नहीं आएंगी, ना ही एक साथ छुपेंगी। अब आपको पता है ई और सी एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ देखो ई और सी क्या है, एक दूसरे के निकटतम आ रहे, खत्म हो गया। ए और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ ए और डी एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, ये भी खत्म हो गया। बी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं, ये रे देखो, तो ये भी खत्म हो गया। तो आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। देखो कैसे, ई दिख रहा है ना मुझे, ई के विपरीत में क्या है, सी हिडन है। एफ दिख रहा है मुझे, एफ के विपरीत में क्या है, बी है, तो बी हिडन है। डी दिख रहा है मुझे, डी के विपरीत में क्या है, ए है, तो ए हिडन है। तो यहाँ पे मेरा जो एक दिख रहा है, एक हमारा हिडन है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर देखें सेशन को, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चीजें नई जरूर मिल जाएंगी जिसे आप एग्जाम में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कल की जो वीडियो आएगी उस तक तब तक आपका एक शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका होगा, क्योंकि 23 तारीख में हमारी 4 बजे वीडियो आती है और 4 बजे तक आपका एक शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।